काल के प्रवाह में बहुत सारी बात ऐसी हो जाती है कि बेताल को भूत बता दिया जाता है। बेताल भूत नहीं है मूलतः। एक हमने रिसर्च सेंटर भी चालू कराया विक्रमादित्य का उज्जैन में, उसमें अलग अलग प्रकार की फेलोशिप दे करके उस सारी बातों को भी संकलित करने का प्रयास किया, लेकिन वो लंबी बात है। अभी तो मैं एक घटनाक्रम सुनाता हूँ विक्रमादित्य और बेताल के प्रसंग का, वो अपनी इस सब्जेक्ट से जुड़ेगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बेताल और विक्रमादित्य के संवाद हो रहा है। बेताल को साथ में रखने के लिए विक्रमादित्य अपने प्रयत्न कर रहा है और उसको साथ ले जाने के प्रयत्न में बेताल उसको टालने के लिए एक कहानी सुनाता है। वो कहानी का सार ये है कि वो एक घटनाक्रम सुनाता है कि एक ऋषि की कन्या है और ऋषि की कन्या बहुत बुद्धिमान है, बहुत शरीर से भी अच्छी है, लेकिन उसकी अभी विवाह नहीं हुआ। उससे 3 अलग अलग लोग विवाह करना चाहते हैं और विवाह के प्रसंग में घटनाक्रम ये घटता है। एक सेनापति है, एक राजकुमार है, एक मही का वनवासी है। संयोग ऐसा होता है कि कोई घटना घटती कि बेटी का शरीर छूट जाता है, तो ऋषि उसका जंगल में दाह संस्कार कर देते हैं। अब तीनों इतना प्रेम करते थे उससे, जीते जी तो मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी मन में धारणा बना ली। तो जब उसका दाह संस्कार हो गया, दाह संस्कार के बाद राख उसकी माँ है, तो तीनों आते अपने अपने प्रकार से, तीनों ने अपना प्लान बना लिया और वो तीनों अपने आप में प्रयास कर रहे कि वो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। तीनों ने मान लिया। एक ने कुछ हड्डियाँ चुन ली, वो हड्डियाँ चुन के ले गया। दूसरे ने कुछ मुट्ठी भर राख निकाली, अपनी डब्बी में भर के वो ले गया। तीसरे ने साफ सूफ करके अपनी झोपड़ी में ही बना ली, वो वहीं रहने लग गया। ये घटनाक्रम देख करके विक्रमादित्य से बेताल पूछते कि जरा विक्रम ये बताओ कि इस तीनों में से तीनों ने अपने अपने ढंग से रास्ते चुन लिए हैं, अब ये सही अर्थ में वो पत्नी किसकी हुई? क्या राख चुनने वाले की, हड्डियाँ ले जा करके उसका, हमारे यहाँ जो श्राद्ध की परंपरा है, दाग देने की परंपरा, नदी में विसर्जित करने की, दूसरे ने नदी में विसर्जित कर दी। तीसरे ने तो एक अपनी झोपड़ी बना करके वहीं रहना चालू कर दिया। तो ये असली में किसकी पत्नी मानी जाएगी? विक्रम अपने ढंग से उत्तर देता है। वो कहता, बेताल तुम्हारा प्रश्न बहुत उलझावा है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं सही बताता हूँ। वो उत्तर देते हैं कि देखो, जिसने झोपड़ी बना के रहना चालू करा उसकी तो बेटी हुई, वो अपनी बेटी के रूप में मानेंगे। जिसने उसकी कुछ हड्डियाँ चुन करके दाग दिया वो उसकी बहन हुई, और जिसने अपने साथ रखा वो उसकी पत्नी हुई। ये बौद्धिक संपदा से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो कल को हम सबको चुनौती के रूप में आएगा। अलग अलग प्रकार की चुनौतियों में आम तौर पर जब हम अभी न्याय की व्यवस्था को देखते हैं तो वो केवल भौतिक संपदाओं से जुड़ी एक अलग की ढांचे से हम सब चल रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में हमको अब इन सभी चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय जितना जटिल है उतना ही ज़्यादा जरूरी भी है। केवल जटिलता से छोड़ा नहीं जा सकता। जितनी गंभीरता के साथ इस सत्र का आयोजन करने के बारे में मन बनाया होगा, मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि अब ये न्याय से जुड़ी हुई बात जब आएगी तो जमीन, व्यापार, धन, तमाम विवादों के हमने निराकरण किए हैं और उसको करना थोड़ा सा हमारे लिए वो भी कठिन था, लेकिन हमारी न्याय परंपरा से हमारे सभी न्यायालयों ने अपनी अपनी बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। लेकिन अब ये 21वीं सदी का समय चल रहा है, नॉलेज सदी भी इसको कहते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वो सारी चुनौतियाँ हमारे बीच आएगी, जो नई रिसर्च, नए आइडिया, नई मेडिसिन के फार्मूले, कहाँ से क्या क्या निकल के आएगा मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये सारी चुनौतियाँ हम सबके सामने आने वाली, और जैसी चुनौतियाँ आएंगी उसमें सबसे बड़ी संपदा ज्ञान संपदा का निर्धारण करना है। और जब ज्ञान संपदा का निर्धारण करने की बात आएगी तो स्वाभाविक रूप से हमको मालूम है कि ये जो विचार हैं, ये रचनात्मक विचारों की धारा कहाँ से निकल आए। आपने बहुत अच्छा वेद परंपरा का उदाहरण दिया है,
और ऐसे में हमारे विभिन्न आविष्कार, ये सब बौद्धिक संपदा संबंधित अधिकारों की सुरक्षा के प्रश्न खड़े होंगे। तो स्वाभाविक रूप से इसमें न्यायपालिका पे हमारा वजन बढ़ेगा। और मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में जब हम अपने इस विकास के तंत्र को देखते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके कारण से वर्तमान के दौर में पहली बार 2016 में न्याय संपदा की नीति बना करके उनने हमको इस मार्ग पर एक तरह से चलना भी बताया और सरकार के माध्यम से हमारी लाइन भी डिसाइड की। और हमने सबने देखा काल के प्रभाव में जो कठिन समय गया है, मैं न्यायपालिका को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जब कोविड के कठिन काल में भी हमने आधुनिक समय के साथ चलना सीखा है। इतने कठिन काल में जब सब कुछ ठप हो गया, जान के लाले पड़े थे, लेकिन आपने अपना धर्म निभाया, न्यायालय ने अपनी भूमिका अदा की और न्याय की उस निर्बाल रूप से बहने वाली गंगा की धारा को बनाए रखा। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहूँगा। और बदलते दौर में आज के इस अवसर पर, चूँकि हम सब जानते हैं कि कानून और व्यवस्थाओं के आधार पर चलने वाले शासन तंत्र की कामना करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कानून के लिए, कानून की व्यवस्थाओं के लिए जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी, सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूँ। निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करता हूँ आज के इस सत्र के साथ, जब आप 2 दिन में अपने में उज्जैन का एक विशेष कारण भी है, वो अमृत मंथन की नगरी भी है, तो आपके विचारों के अमृत मंथन से जो कुछ निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित रूप से सरकार, हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम वो व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे जिन व्यवस्थाओं की यहाँ के विचारों के बाद ज़रूरत पड़ेगी। सभी प्रकार के सत्र, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ भविष्य की चुनौतियों को लेकर के जो हो सकता है वो हम सब करें, क्योंकि मेरी जवाबदारी और इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मैं भी अभी डूबा हूँ। अभी माननीय आप सबने उल्लेख किया है कि इंडस्ट्रियल समिट अभी हम लगातार करते हुए एक नई धारा बनाने का प्रयास किया है कि हमारे लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाते बनाते हमारे राज्य की वित्तीय व्यवस्थाओं की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और वित्तीय व्यवस्थाओं में भी खासकर आज के ज़माने में जितने प्रकार की चुनौतियाँ हैं वो भी छिपी हुई नहीं है। हमारे तमाम प्रकार के स्टार्टअप से लगा करके अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय से निकल कर जो इंडस्ट्रियों का रास्ता बना है, वो रास्ता भी बहुत अलग प्रकार का है। लेकिन इन सारी बातों के साथ ही हमको आगे बढ़ना है और इसी कारण से हमने तय किया, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई तब भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे था। अभी हम सब जानते हैं कि वो 5वें नंबर पे आया, लेकिन अभी जो 2-1 दिन के रिजल्ट आए हैं उसके आधार पर तो 4थे नंबर पे हम पहुंच चुके। इसी प्रकार से हमने भी तय किया है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर हमारी इकोनॉमी हम डबल कर लेंगे 5 साल में, और कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ साथ सभी व्यवस्थाओं पे ध्यान दें। मुझे ध्यान दिलाया गया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डायस का, कि आपने कहा कि हमारे यहाँ 20 साल से लगभग हाईकोर्ट की अंदर पदों की बढ़ाने की ज़रूरत लग रही है, ताकि ये जो वर्कलोड बढ़ा है उस वर्कलोड का निराकरण करने के लिए, और इसी के साथ साथ और कई सारे अलग अलग प्रकार के सुधार की आवश्यकता भी पड़ेगी। मैं प्रत्येक जगह सरकार को आपके साथ खड़ा पाऊंगा। हमारे लिए अच्छी बात है, सौभाग्य से, कि हमारे बीच में आपका और हमारा ये जो परस्पर तालमेल है, ये सरकार के लेवल पे भी और जुडिशरी के लेवल पे भी इस तालमेल में कहीं कोई कसर नहीं, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं। और ख़ास करके आज के इस समय में जब सर्वसुलभ न्याय की आवश्यकता हो, सुगमता की आवश्यकता हो, शीघ्र न्याय की बात हो, सस्ते न्याय की बात हो, सरल और स्थानीय भाषा की बात हो, और समदर्शी हो, अर्थात गरीब अमीर में अंतर नहीं करने वाला न्याय हो और संवेदनपूर्ण हो, तो स्वाभाविक रूप से इस सब में निश्चित रूप से मिल के चलने की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब इन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरक उपस्थिति से हमें न्याय मूल्यों को और सुदृढ़ करने की प्रेरणा मिली है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। I now request Shri Krishnamurti Mishra, Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, to please deliver the vote of thanks. Dr. Mohan Yadav,
Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, my Lord Honorable Shri Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, my Lord Honorable Shri Justice Satish Chandra Sharma, Judge, Supreme Court of India, my Lord Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaith, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, my Lord Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, my Lord Honorable Shri Justice Sushruta Arvind Dharmadhikari, Judge, High Court of Madhya Pradesh, Shri Prashant Singh, Advocate General for the State of Madhya Pradesh, Honorable Judges of the High Court of Madhya Pradesh, Ms. Sarah Roberts Favell, Deputy Director, International Policy, United Kingdom, Intellectual Property Office, Ms. Gauri Kumar, South Asia Representative Officer, South International Trademark Association,